हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं रिंकू सिंह आप सब लोगों का स्वागत है। यू मोस्ट वेलकम टू स्टूडियो अन अकेडमी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ एक बातचीत शुरू की है कि क्या पढ़ना है आपको हिस्ट्री में, जिसमें मैंने एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत की थी और आप लोगों को मैंने कल के सेशन में मौर्य पीरियड तक, आई थिंक मौर्य पीरियड तक मैंने आप लोग को बता दिया था कि क्या पढ़ना है। अब उसके बाद से मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ अन अकेडमी, जहाँ पे मंडे टू संडे क्लासेस चलती हैं। और अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको जो मैं अभी हम लोग बता रहे हैं आपको इस पे पूरी तरह से वहाँ पर अन अकेडमी पर क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन हो चुका है। मैं खुद कर चुकी हूँ हर टॉपिक पर अभी तक जितना आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आप किसी भी ऐसे जो आपके नोन होंगे उनसे आप पूछ सकते हो कि मैम ने किया है या नहीं किया है। तो जितने अभी मैंने टॉपिक्स आपको बताए ना पिछले क्लास में, मैंने उन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन कर लिया है। तो आपको इसी तरह से एक पूरा एक प्रिसाइज फॉर्म में अन अकेडमी पर मिलता है। तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा मत सोचिए। 2 ईयर का अभी हमारा जो फी है एकदम बिल्कुल बहुत ही नॉमिनल हो चुका है और हॉट चल रहा है एकदम। 2 साल के लिए आपको 43,200 में 24 मंथ्स तक अन अकेडमी के साथ आप बने रहेंगे। बाकी 1 ईयर का भी है जो 36,000 का है। तो आप दोनों में से कोई एक प्लान चूज करें और अन अकेडमी को सब्सक्राइब करें। रिंकू लाइव मेरा कोड है, आप इसको यूज करें। मैंने शुरू किया है और मैं आपको ये बता रही हूं कि किस टॉपिक पर क्या पढ़ना है। बस नोट डाउन कर लो कि हमको यही पढ़ना है। अगर इससे बाहर का आ गया तो फिर आप मेरे से सवाल कर सकते हो प्रीलिम्स के बाद, लेकिन अभी जो मैं बता रही हूं उससे बाहर का आना ही नहीं है। तो देखो, मौर्य पीरियड तक मैं बता चुकी हूं। मौर्य पीरियड के बाद कुछ इन्वेजन्स होते हैं भारत पर। इन्वेजन भी मत कहो, कुछ विदेशी भारत के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उस समय कि चीन की दीवार बन जाती है और चीन की दीवार बनने से जो मध्य एशिया की कुछ जनजातियां हैं कह लो, या कुछ इस तरह से आक्रमणकारी हैं, जिनका वो ही होता है कि कभी यहाँ पर वो रेड करके फिर वो अपना वो चलाते रहते हैं काम। वो भारत ही अब उनके लिए एक रास्ता बच जाता है। तो फिर भारत की तरफ बहुत सारे आते हैं। तो जिसमें ये लगभग 200 बीसी का टाइम है, 200 बीसी का टाइम। और इस समय जो आते हैं उसमें जो है आपका इंडो ग्रीक, ठीक है, शक, हूण, पहलव और कुषाण, ये आते हैं। अब इसमें जो है आपका बहुत ज्यादा ऐसे भीतर घुसने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो जैसे देखो, जैसे इंडो ग्रीक हैं तो इंडो ग्रीक में वो मिलिंद का नाम आ जाता है, मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो जो बुक आपने सुना है, तो जो भिक्षुक नागसेन और मिलिंद के बीच जो बातचीत होती है उसको मिलिंद पन्हो कहते हैं। तो ऐसे एक एक लाइन पर याद रखेंगे। ठीक है, शकों में रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो शुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ पहला अभिलेख, तो थोड़ा सा रुद्रदामन का आ जाता है। अगर हम लोग इनको कहते हैं तो गोंडो फर्नेस एक आ जाता है, और कुषाणों में कनिष्क। तो कनिष्क को थोड़ा सा विस्तार से, क्योंकि कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म को काफी संरक्षण दिया था, और कनिष्क ने पूरे उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। सिल्क रूट को इसने कंट्रोल किया, रेशम मार्ग को इसने नियंत्रित किया, साथ में महायान धर्म, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुई, और बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 भाग में बढ़ गया, हीनयान और महायान। तो महायान धर्म का ये संरक्षक था।
मूर्ति कला में गांधार कला और मथुरा कला का विकास इसके समय होता है, तो इसलिए कनिष्क को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना होता है बस इनमें। और फिर इनके बाद जो आपका जो फिर मेजर आता है वो आ जाता है फिर आपका गुप्त पीरियड। ठीक है, गुप्त पीरियड आ जाता है। और अगर जैसे हम लोग बात करते हैं गुप्त पीरियड की, गुप्त काल, तो गुप्त काल में अगर जैसे संस्थापक वगैरह आपसे पूछेगा, नहीं, संस्थापक श्रीगुप्त थे। और जो पहला जो मुख्य शासक आता है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त और फिर स्कंदगुप्त। तो ये मुख्य शासक हैं। लेकिन आपको कभी इन शासकों के बारे में, इवन समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में भी नहीं पूछा जा रहा है। इसको कहते हैं गुप्त काल को क्लासिकी एज। ठीक है, क्लासिकी एज कहते हैं इसको। और क्लासिकी एज क्यों कहा जाता है ये, मतलब जैसे स्वर्ण काल इसको कहते हैं, गोल्डन एज भी कहते हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा कल्चरल डेवलपमेंट होता है। कल्चरल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा, जितने भी वैदिक साहित्य हैं उनको लिपिबद्ध इसी समय किया गया, क्योंकि उसके पहले तक ये मतलब मौखिक रूप से ही स्थानांतरित हो रहा था। इसी समय इन सबको लिपिबद्ध किया गया है। तो आप जो गुप्त काल पर पढ़ेंगे, जैसे 2019 में विष्टि पूछा हुआ है, जो कि एक टाइप ऑफ कर होता था, मतलब आपको जो है लेबर, अपना जो है लेबर देना होता था कर के रूप में, जिसके बदले में आपको कुछ मिलता नहीं था, बेगार कह सकते हैं। तो अब आप गुप्त काल में मतलब हम जो आपको पढ़ना है, तो गुप्त काल में आप सबसे पहले प्रशासन, ठीक है, प्रशासन पढ़ लेंगे। प्रशासन के बाद आप यहां पर पढ़ेंगे आप पूरा का पूरा साहित्य, धर्म, और यहां पर मंदिर वास्तुकला। मंदिर वास्तुकला की शुरुआत इसी समय होता है। मंदिर स्थापत्य की शुरुआत गुप्तों के समय ही होता है। दशावतार की कल्पना की गई और मूर्तियां बननी शुरू हुई, मूर्तियों को फिर मंदिर में स्थापित किया जाने लग गया। साहित्य, धर्म, मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला। ठीक है, और साथ में बहुत सारे इस समय गणितज्ञ हुए, जैसे आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, तो इन सब के बारे में। तो बस इतना। इनके पहले सातवाहन भी हुए हैं। ठीक है, सातवाहन मैं भूल रही थी, गुप्तों के पहले ही सातवाहन है। जैसे आप कैसे पढ़ोगे आप, तो सातवाहनों ने जो है अमरावती कला, मूर्ति निर्माण का जो अमरावती कला है, इसका संरक्षण दिया था सातवाहनों ने। ठीक है, और इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसका नासिक अभिलेख से उसके बारे में पता चलता है। सातवाहनों पर भी बहुत प्रश्न नहीं देखा जा रहा है। लेकिन अगर कल्चर की बात करते हैं तो अमरावती में बहुत, मतलब जो स्तूप बना और जो मूर्तियां बनी हैं, उन पर आपका प्रश्न आ सकता है बस। ठीक है, तो सातवाहन और ये गुप्त काल, इसके बारे में बस इतना, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। किनको जीता, कहाँ जीता, किसने किससे विवाह किया, ये सब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। इतना मतलब टाइम वहां पर लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आपके दिमाग में एक फ्रेम होना चाहिए कि ये शासक हुए थे, बस। ठीक है, जैसे मतलब चंद्रगुप्त प्रथम से जैसे कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, और नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग, फाहियान, ऐसे बहुत सारे यात्री आए जो वहाँ पर उन्होंने इत्सिंग, इन्होंने अध्ययन किया है, क्या लिखा है उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो ये सब देखो, अगर घुसोगे तो घुसते चले जाओगे, लेकिन अगर मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन वाइज अगर आपको पढ़ना है
तो इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही से प्रश्न आएंगे। और गुप्त काल के बाद जब लेटर गुप्ता पीरियड आता है, जैसे मौर्योत्तर काल में कई विदेशी आ गए, सातवाहन आ गए, ठीक है, उसी तरह से जैसे हम अगर जैसे लेटर गुप्ता पीरियड पढ़ते हैं, गुप्तोत्तर काल, तो गुप्तोत्तर काल में क्या होता है कि जब एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना होती है तो वो पूरे भारत पर कब्जा कर लेता है, मतलब पूरे भारत पर अपना एक प्रशासन की स्थापना कर देता है। लेकिन जब उसका पतन होता है, डाउनफॉल होता है, तो कई छोटे छोटे राज्य बन जाते हैं। तो यही मौर्योत्तर काल में देखा गया और यही लेटर गुप्ता पीरियड में देखा जाता है। तो जब हम गुप्तोत्तर काल में आते हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर भारत की, उत्तर भारत, तो उत्तर भारत में यहाँ पर दिखता है हमें हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन दिखता है। और अगर दक्षिण भारत में हम देखते हैं तो दक्षिण भारत में हमें आपको जो है पल्लव और चालुक्य, पल्लव चालुक्य, पांडे भी हैं पर ये उतने शक्तिशाली नहीं है, पांडे उतने शक्तिशाली नहीं है, मेन है पल्लव और चालुक्य। तो अब इनके बारे में जो है, इसी तरह जैसे अगर मैं मौर्योत्तर मतलब मौर्य काल की बात करूं तो दक्षिण, मतलब दक्षिण का एक इतिहास ही मैं आपको बता देती हूँ, पूरा एक फ्रेम आ जाएगा कि दक्षिण में हमें क्या पढ़ना होता है। तो ये गुप्तोत्तर पीरियड का टाइम है और यही बस इतना ही पढ़ना है। हर्षवर्धन के बारे में, मतलब बाण भट्ट इसके दरबारी कवि थे, हर्षचरित से इनके बारे में काफी पता चलता है हमें। पुलकेशिन द्वितीय के साथ लड़ाई होती है तो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में भी हर्षवर्धन, जिसे रवि कीर्ति ने लिखा है, हर्षवर्धन का उल्लेख आता है। हर्षवर्धन खुद एक लेखक था, नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली किताबें लिखी है और प्रयाग में इसने महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था और हर्षवर्धन के टाइम पर ह्वेन-सांग ने विजिट किया था। और जो भूमि अनुदान प्रथा जो सातवाहनों ने शुरू की थी, हर्षवर्धन के समय पर ये फुल, मतलब ये पूरा अपने चरम पर पहुंच जाता है। गुप्त शासकों ने भी भूमि अनुदान दिया और हर्षवर्धन के टाइम पर यह सामंतवादी प्रथा पूरी तरह स्थापित हो जाती है और इसके बाद से ही मध्यकाल शुरू हो जाता है, आप ये कह लो, ठीक है। तो पल्लव में आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ पल्लव शासकों में कौन संस्थापक था, वैसे सिंह विष्णु था, कौन कौन शासक हुए, उन्होंने क्या क्या किया, पल्लव चालुक्यों के बीच खूब युद्ध हुए हैं, इन सब से कोई प्रश्न अब नहीं आता है। तो आप इनका सिर्फ क्या पढ़ना है, स्थापत्य, कला एवं स्थापत्य, ठीक है। ये लोग मंदिर निर्माण के लिए ये लोग फेमस हैं। द्रविड़ शैली और चालुक्यों का बेसर शैली, तो ये इस समय आपको यही इनका पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। तो महाबलीपुरम और इनका चालुक्यों का जो है एहोल में जो इन्होंने कंस्ट्रक्शंस कराए, बस, और बहुत ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं। बेसर शैली में जब हम पढ़ेंगे तो फिर नायक शासकों का भी आ जाता है, होयसल शासकों का भी आ जाता है, तो वो तो पूरा का पूरा आप आर्ट एंड कल्चर में वैसे ही कवर करेंगे। अगर पल्लव चालुक्यों की बात करते तो इनका सिर्फ कला एवं स्थापत्य, और कुछ प्रश्न आता ही नहीं है। तो इनमें जो है बस इतना आप लोग जैसे ही पढ़ते हैं तो आपका प्राचीन भारत खत्म हो जाता है, खत्म। तो कितने दिन का है, मुश्किल से अगर आप 5 डेज देते हो तो आपका ये कवर हो जाएगा। और अगर मैं इसी प्राचीन काल में ही दक्षिण भारत की बात करूं, दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत का इतिहास जो शुरू होता है आपका, उसको कहते हैं मेगालिथिक पीरियड। मेगालिथिक सुना होगा आप लोगों ने नाम, मेगालिथिक। अब ये मेगालिथिक क्या है, महापाषाण कहते हैं, महापाषाण काल। आज से 3000 वर्ष पहले, आज से 3000 वर्ष पहले, तो 2000 घटा दिया, 2000 मतलब ईसा के जन्म वाला घटा दिया तो 1000 BC हो जाएगा, 1000 BC। यानी इस समय
इस समय ये उत्तर वैदिक काल वाला टाइम है उत्तर भारत में, जो मेगालिथिक पीरियड वाला जो टाइम है दक्षिण भारत में। और इसी में मेगालिथिक पीरियड महापाषाणों के बारे में पढ़ते, बड़े महापाषाण क्यों कहते हैं, बड़े बड़े कब्र बने और उनके कब्र से जो चीजें हमें, वस्तुएं जो हमें प्राप्त हुई हैं, उन्हीं के आधार पर हमने इनका इतिहास बनाया है, इसलिए इसे हम कहते हैं महापाषाण काल। और महापाषाण काल के बाद आ जाता है संगम पीरियड, संगम काल। तो संगम काल में आपका चोल, चेर, पांड्य 3 शासक हैं, चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, नहीं आता है प्रश्न कि कौन कौन से चोल, ये चोल वो नहीं है जो विजयालय वाले, विजयालय राज प्रथम, राजेंद्र चोल, वो वाले नहीं है, वो 9वीं शताब्दी में आएंगे। तो यहां पर जब उत्तर भारत में मौर्य काल चल रहा है, तो ये दक्षिण भारत में कौन है, चोल, चेर, पांड्य। और इनके समय में संगम का आयोजन होता है। इसे संगम काल क्यों कहते हैं, क्योंकि संगम तमिल कवियों का जो सम्मेलन होता है उसे संगम कहते हैं। तो इसमें बहुत सारा साहित्य लिखा गया, साहित्य। तो मेन आपका संगम साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आर्ट एंड कल्चर में संगम साहित्य पढ़ा चुकी हूँ। डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां पर पढ़ो। सारा जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए सब पे मेरा लेक्चर है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से जितना भी मैंने अभी पिछले क्लास में बताया, जो आज बता रही हूँ, दोबारा से स्पेसिफिकली मैं इस पे एक क्लास, 2 क्लास लेके मैं आप लोगों का, लंबी 2 क्लास लेके मैं खत्म कर दूंगी। ठीक है, तो अब संगम काल के बाद फिर दक्षिण भारत अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वही आ जाते हैं आपके पल्लव, चालुक्य मेनली। ठीक है, इसी में जैसे पांड्य हैं, कदम्ब हैं, इन लोगों के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। राष्ट्रकूट आपके आते हैं, ये मध्यकाल में शुरू हो जाएगा, राष्ट्रकूटों की बात अगर करते हैं तो यही है आपका जो है, मतलब पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री।